हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिस्क मॉडलिंग हब। आज हम बात करेंगे क्रेडिट रिस्क के बारे में। हमने पहले भी इसके बारे में बात करी है, बट अब हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे एंड दिस विल हेल्प अस टू प्रिपेयर फॉर द क्रेडिट रिस्क इंटरव्यू एंड गेट गुड जॉब्स इन द मार्केट। सो मान लीजिए हमने लोन दिया और हमें पैसा वापस नहीं मिला, तो क्या ये सबसे बड़ा रिस्क है बैंकिंग इंडस्ट्री का? जी हाँ। तो आइए समझते हैं क्रेडिट रिस्क क्या होता है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस। जब कोई बोरोवर अपना लोन रीपे नहीं करता, यानी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की पेमेंट टाइम पे नहीं करता है, तो उसको हम क्रेडिट रिस्क कहते हैं। ये रिस्क हर बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी कस्टमर ने पर्सनल लोन दिया है और उसने 3 महीने से ईएमआई नहीं दी, तो जो बैंक को लॉस होता है वही क्रेडिट रिस्क कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई इट मैटर्स, क्यों क्रेडिट रिस्क इतना इम्पोर्टेंट है? पहला, ये डायरेक्टली बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी को अफेक्ट करता है। अगर ज़्यादा लोन्स डिफॉल्ट हो जाएं तो बैंक का लॉस बढ़ता है। दूसरा, बासल नॉर्म्स और आईएफआरएस 9 जैसे ग्लोबल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को सफिशिएंट कैपिटल या प्रोविजन रखने पड़ते हैं टू कवर दीज एक्सपेक्टेड लॉसेस। तीसरा, अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बन जाता है, जो बैंक्स के बैलेंस शीट को वीक बना देता है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम कर देता है। तो इन शॉर्ट में अगर हम समझें, क्रेडिट रिस्क का मतलब होता है बोरोवर की तरफ से डिफॉल्ट होने का रिस्क, जिससे बैंक या इन्वेस्टर को फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आइए अब क्रेडिट रिस्क के कंपोनेंट्स को समझते हैं। ये बहुत मैंडेटरी है। क्रेडिट रिस्क के कंपोनेंट्स होते हैं पीडी, एलजीडी, ईएडी। काफ़ी पॉपुलर की टर्म्स हैं। आज इन 3 पिलर्स को हम इजी लैंग्वेज में डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विद दिस 3 की कंपोनेंट्स जो हर क्रेडिट रिस्क मॉडल के फाउंडेशन होते हैं। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पीडी। पीडी का क्या मतलब होता है? पीडी कहता है क्या चांस है कि बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, यानी लोन का पैसा वापस नहीं मिलेगा। हम इसको एक टाइम फ्रेम के अंदर में देखते हैं, जैसे कि 12 मंथ्स या लाइफ टाइम के लिए एस्टिमेट किया जा सकता है। पीडी के 2 टाइप्स होते हैं, पॉइंट इन टाइम पीडी यानी पीआईटी पीडी एंड थ्रू द साइकिल पीडी यानी टीटीसी पीडी। पॉइंट इन टाइम पीडी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के बेसिस पे निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेशन में पीडी ज़्यादा होता है, मार्केट्स बहुत ज़्यादा डाउन चल रहे होते हैं, लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। थ्रू द साइकिल पीडी लॉन्ग टर्म एवरेज देता है, साइक्लिकल अप्स और डाउन्स को स्मूथ कर देता है ऑन एन एवरेज बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पीडी है 2%, इसका मतलब 100 बोरोवर्स में से 2 डिफॉल्ट करने के चांसेस है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। यहाँ पे जो 1 ईयर है, अगर रेगुलेटरी मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं तो बाज़ल हमें 1 ईयर का टाइमलाइन देता है कि आपको इतने में एस्टिमेट करना है। लेकिन वहीं अगर हम इंटरनल मॉडल्स की अगर हम बात करें तो उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि हमें कितने टाइम फ्रेम तक देखना है, जो विंटेज एनालिसिस के अंदर आता है, जो हम आगे अपने सेशंस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होता है लॉस गिवन डिफॉल्ट यानी एलजीडी। अब मान लीजिए बोरोवर डिफॉल्ट कर गया। सवाल ये है कि बोरोवर तो डिफॉल्ट कर गया, लेकिन बैंक को कितना लॉस होगा? सो एलजीडी का मतलब है डिफॉल्ट के बाद जो पोर्शन रिकवर नहीं होता वो लॉस कहलाता है। इसे हम कैसे कंप्यूट करते हैं? एलजीडी हम कंप्यूट करते हैं 1 माइनस रिकवरी रेट फॉर्मूला से, यानी हम देखेंगे बैंक को कितना पोर्शन ऑफ मनी रिकवर हो चुका है, बाकी जितना लेफ्ट ओवर रह गया जो बैंक रिकवर नहीं कर पाया वो एलजीडी बन जाता है। तो क्या चीज़ें हैं जो एलजीडी को अफेक्ट करती हैं? कोलैटरल की वैल्यू जैसे प्रॉपर्टी, लीगल रिकवरी प्रोसेस, लोन की सीनियरिटी मीनिंग कि लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, ये सभी फैक्टर्स जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं एलजीडी को। मान लीजिए अगर बैंक सिर्फ 30% ही रिकवर कर पाया आफ्टर डिफॉल्ट, तो एलजीडी कितना होगा? इट इज 70%। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट यानी ईएडी।
ये डिफाइन करता है कि डिफॉल्ट के मोमेंट पर बैंक का टोटल एक्सपोजर कितना है। सो टर्म लोन्स के केस में आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट ही डिटरमिन करता है, वेयरएज क्रेडिट कार्ड जैसे रिवॉल्विंग फैसिलिटीज में कुछ ऑलरेडी ड्रॉन अमाउंट होता है, मतलब बोरोवर ने पहले से ही विड्रॉ कर लिया होता है, प्लस कुछ एस्टिमेट फ्यूचर ड्रॉ डाउन्स भी होते हैं वो भी इसके साथ ही काउंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक बोरोवर का क्रेडिट लिमिट है 5 लाख रुपीज, मतलब इतना वो मैक्सिमम यूज कर सकता है, और 3 लाख रुपए उसने ऑलरेडी वो यूज कर चुका है, तो अभी EAD इस पर्टिकुलर लाइन तक अगर हम देखें तो उसका है 3 लाख रुपीज, बट 2 लाख अभी और बचा है उसका यूज करना, उसकी लिमिट में से यूज करने के लिए, क्योंकि उसने सिर्फ 3 लाख रुपीज यूज किया है। तो अब कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट चांसेस हैं कि डिफॉल्ट करने से पहले वो वाला अमाउंट भी यूज करना चाहेगा, जिसको हम हेडरूम भी कहते हैं। तो लेट्स से 50,000 उसने और यूज कर लिए, जैसे एक अजम्पशन नंबर है, तो इस बेसिस पे हमारा एग्रीगेटेड EAD कितना हो गया एट द एंड 3.5 लाख। अभी तक हमने जो तीनों एलिमेंट्स देखे, PD, LGD, EAD, इन तीनों एलिमेंट्स को अगर हम जोड़ दें, मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो हमारे पास आता है ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। ये फॉर्मूला IFRS 9 और CECL मॉडल्स का बेस होता है। इसी से बैंक्स प्रोविजंस को कैलकुलेट करते हैं और रिस्क बेस्ड प्राइसिंग देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क इन रियल लाइफ। फर्स्ट इज रिटेल लोन, जैसे पर्सनल लोन लिया और हम EMI नहीं रीपे कर पाए तो बैंक को लॉस हो गया, ये रिटेल साइड में आ गया। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड का या तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल लेट से नहीं पे कर पाए तो इन्वेस्टर्स को लॉसेस फेस हुए, तो ये कॉर्पोरेट साइड में आ गया। क्रेडिट कार्ड, लेट से कस्टमर ने लिमिट मैक्सिमम यूटिलाइज कर ली और डिफॉल्ट कर लिया। इंटरबैंक लेंडिंग, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन देता है और पैसा फिर वो उसको वापस नहीं करता है। तो फैक्टर्स क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्रेडिट रिस्क? ऊपर जो भी हमने एग्जांपल्स देखे, कुछ तो फैक्टर्स रहेंगे जो इनको इन्फ्लुएंस करेंगे। पहला फैक्टर होता है बोरोवर क्रेडिट वर्थनेस, वो हम डिटरमिन करते हैं बेसिस ऑफ इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री, लेवरेज, कितना उधार ले रखा है उसने। नेक्स्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब जैसे ही रिसेशन आ जाते हैं, हमने देखा है कि डिफॉल्ट रेट्स काफी बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्री रिस्क, सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, MSME सेक्टर्स, ये काफी रिस्की सेक्टर्स होते हैं। लोन कैरेक्टरिस्टिक्स, लोन हमारा सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, कितनी मैच्योरिटी है, कितने इंटरेस्ट रेट पे चल रहा है, ऐसे काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें डिटरमिन करने चाहिए। कोलैटरल की क्वालिटी कैसी है, कितना ज्यादा जो है सिक्योर्ड है कोलैटरल, और अगर अनसिक्योर्ड है तो कितना पेपर वर्क हो रखा है कि आप जो है LGD से बच सको, क्योंकि एट द एंड ओवरऑल यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो LGD को अफेक्ट कर जाते हैं, हमारा लॉस बढ़ जाता है आफ्टर डिफॉल्ट। क्रेडिट रिस्क वर्सेस अदर रिस्क, यहाँ पर हम रिस्क, मेजर जो रिस्क टाइप्स हैं उनको देखेंगे। फर्स्ट है क्रेडिट रिस्क। इसका नेचर क्या होता है? बोरोवर यहाँ पर डिफॉल्ट करता है, जैसे हम लोन डिफॉल्ट्स में देखते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट रिस्क, जो काफ़ी ज़्यादा प्राइस रेट मूवमेंट्स पे, इंटरेस्ट रेट के बदलने पे, उनके मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, हाइक हो गया, तो वो मार्केट रिस्क के अंडर कैटेगरी में फॉल करता है। ऑपरेशनल रिस्क काफ़ी प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, प्रोसेस के फेलियर्स हो जाना, जैसे हमारे IT ग्लिचेस हो जाते हैं कॉर्पोरेट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, हमारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स में, तो वो हमारा ऑपरेशनल रिस्क के अंदर आता है। लिक्विडिटी रिस्क, जब बैंक के पास पैसा ना हो देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जो है कुछ X अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करने के लिए गया, बट वो डिमांड उसकी पूरी नहीं हो पाई, तो वो लिक्विडिटी रिस्क के अंदर आ जाते हैं कि बैंक के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स नहीं है। सो हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस मैनेज दिस क्रेडिट रिस्क? बैंक्स और NBFCs क्रेडिट रिस्क को मैनेज करते हैं मल्टीपल लेवल्स पे। फर्स्ट इज क्रेडिट अंडरराइटिंग, स्कोर कार्ड जो रूल इंजन बनाते हैं वो, जिसके बेसिस पे वो अप्रूवल डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क बेस्ड मॉडल्स, जिसके बेसिस पे वो PD, LGD, EAD को एस्टिमेट करते हैं एंड देन वो अपने बोरोवर्स को आगे लोन देते हैं। बेसिस दैट मॉडल आउटकम, कितने प्राइसिंग रखना है, किस बोरोवर के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, सब चीज़ को स्टडी करते हैं। कोलैटरल और कॉवेनेंट्स, सिक्योरिटी और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, इस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डिटेक्ट करते हैं और फिर वो उनको रिस्क सिग्नल्स भेजते हैं।
डाइवर्सिफिकेशन, लोन्स अलग अलग सेक्टर्स और बोरोवर्स में बनाते हैं सो दैट एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए। कैपिटल एंड प्रोविजंस, बाज़ल 3, IFRS 9 और CECL के नॉर्म्स फॉलो करते हैं और कैपिटल बफर्स को मेंटेन करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क, पर्टिकुलरली कितने टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क होते हैं एंड मेजरली हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है डिफॉल्ट रिस्क। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये क्रेडिट रिस्क का कोर और सबसे कॉमन फॉर्म है। जब कोई बोरोवर अपने लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रीपे नहीं कर पाता है एज पर द लोन एग्रीमेंट, तो उसे डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPAs का रीजन बनता है, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल एडिक्वेसी को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेल कस्टमर अगर अपना क्रेडिट कार्ड बिल 90% दिनों तक नहीं भरता है तो वो डिफॉल्ट कैटेगरी में आ जाता है। या फिर एक कॉर्पोरेट बोरोवर अगर अपने टर्म लोन का रीपेमेंट नहीं करता है तो भी वो डिफॉल्ट कैटेगरी में आ जाता है, डिफॉल्ट रिस्क के अंदर। चलिए अब बात करते हैं माइग्रेशन रिस्क या क्रेडिट रेटिंग रिस्क के बारे में। ये रिस्क तब होता है जब बोरोवर की क्रेडिट क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है, जिससे उसका क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बोरोवर डिफॉल्ट करेगा, लेकिन डिफॉल्ट का परसीवियंस, उसका रिस्क जो है बढ़ जाता है। Why it matters? हायर कैपिटल चार्जेस ट्रिगर हो सकते हैं, बॉन्ड्स या लोन्स का मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन इम्पैक्ट होता है। इसको आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर AAA से BBB डाउनग्रेड हो जाता है तो उसका क्रेडिट स्प्रेड बढ़ता है और मार्केट वैल्यू उसकी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी रेटिंग जो है डाउनग्रेड हो गई है। अब लेट से एक कंट्री का सॉवरेन रेटिंग ड्रॉप होता है, जिससे गवर्नमेंट लिंक एंटिटीज अफेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि अभी कंट्री की ट्रस्टवर्दीनेस पे बात आ जाती है। तो रेटिंग डाउनग्रेड होना बहुत ही गलत बात है। अगला है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ये रिस्क तब होता है जब बैंक का एक्सपोजर किसी सिंगल बोरोवर, ग्रुप, इंडस्ट्री या ज्योग्राफिक लोकेशन में सबसे ज्यादा होता है। इसके दो मेन टाइप्स होते हैं, सिंगल नेम कॉन्सेंट्रेशन एंड सेक्टोरल या ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन। ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। Why it matters? अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करके चलें तो ये रिड्यूस होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड में सारा पैसा अगर हम एक ही जगह लगा देंगे तो हमारे डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर वो सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं कराते। और एक एरिया से होने वाले लॉसेस पूरे पोर्टफोलियो को जियोपर्डाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के लोन बुक का 60% ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर में ही लगा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। 40% लैंडिंग एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप को दे दिया गया, तो 40% ऑफ द मेजर चंक ऑफ द एक्सपोजर एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ग्रुप को चला गया। तो पूरा 40% जो है वो उस कॉर्पोरेट ग्रुप की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इसलिए कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना जरूरी है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क के बारे में, CCR के बारे में। ये रिस्क तब अराइज होता है जब एक ट्रेडिंग पार्टनर ट्रांजैक्शन के फाइनल सेटलमेंट से पहले डिफॉल्ट कर देता है। ये डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज, फाइनेंसिंग और रेपो ट्रांजैक्शंस में रेलेवेंट होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक बार क्विकली ध्यान देते हैं। रिस्क कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ के दौरान भी एग्जिस्ट करता है, मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसके जो ओवरऑल ड्यूरेशन में तब तक हमारी काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क बना रहेगा कि कहीं बीच में डिफॉल्ट ना कर जाए। एक्सपोजर बायलैटरल और डायनामिक होता है, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, एक बैंक 3 ईयर इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर करता है और काउंटर पार्टी सेकेंड ईयर में ही डिफॉल्ट कर जाती है। या फिर अनकोलैटरलाइज्ड OTC डेरिवेटिव से क्रेडिट एक्सपोजर। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं सेटलमेंट रिस्क की। ये रिस्क तब होता है जब एक पार्टी ट्रेड या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को सेटलमेंट के टाइम डिलीवर नहीं करती। ये टाइमिंग मिसमैचेस की वजह से अराइज होता है, स्पेशली FX या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स में। ये एक तरीके का ऑपरेशनल प्लस क्रेडिट रिस्क हाइब्रिड है।
फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक की करेंसी में पेमेंट भेजना लेकिन काउंटर पार्टी दूसरी करेंसी में डिलीवरी नहीं करती। या फिर एक हर्ड स्टार्ट रिस्क है जिसमें एक जर्मन बैंक ने पेमेंट रिसीव करने के बाद एफएक्स पेमेंट किया ही नहीं। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रॉन्ग वे रिस्क के बारे में। ये रिस्क तब होता है जब बैंक का क्रेडिट एक्सपोजर इंक्रीज होता है साइमल्टेनियसली विद काउंटर पार्टी की क्रेडिट वर्दीनेस का अगर डिटेरियोरेट हो रही है तो। ये राइट वे रिस्क का अपोजिट है। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि मॉडल्स में रिस्क अंडर एस्टिमेट हो जाता है। इसकी वजह से हम सोचते हैं, हमें लगता है कि मॉडल जो है हमें सही बता रहा है कि रिस्क कम है, बट एक्चुअल में जब हम चेक करते हैं तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो अंडर एस्टिमेशन हो जाता है। और अगर ऐसा होता है तो डिटेक्टर हेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, बैंक बोरोवर के अपने स्टॉक को कोलैटरल के रूप में एक्सेप्ट करता है। अगर बोरोवर फेल होता है तो कोलैटरल की वैल्यू भी गिर जाती है। एक कमोडिटी ट्रेडर का क्रेडिट एक्सपोजर बढ़ता है जब ऑयल प्राइसेस क्रैश करते हैं। उनकी सॉल्वेंसी भी हर्ट हो जाती है। कुछ एडिशनल क्रेडिट रिस्क टाइप्स भी हैं, जैसे कि सॉवरेन क्रेडिट रिस्क। यह रिस्क होता है जब एक नेशनल गवर्नमेंट अपने डेट ऑब्लिगेशंस पे डिफॉल्ट कर जाता है। ये कैसे हो सकता है? अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, करेंसी रिजर्व्स नहीं है, या ग्लोबल रिलेशंस जो है वो ठीक से नहीं चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्जेंटीना का अगर आप देखेंगे, एक रिपीटेड सॉवरेन डिफॉल्ट हुआ था हिस्ट्री में। या फिर श्रीलंका का 2022 का डिफॉल्ट भी आप, डेट डिफॉल्ट भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा जो है सॉवरेन क्रेडिट रिस्क इन रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट करता है। अगर आप चाहेंगे इस पर्टिकुलर सॉवरेन क्रेडिट रिस्क पे डिटेल वीडियो बनाना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला है रेसिडुअल रिस्क। यह क्रेडिट रिस्क का रिमेनिंग पोर्शन होता है आफ्टर अप्लाइंग क्रेडिट एनहांसमेंट्स, जैसे कोलैटरल या गारंटीज। इट अराइजेस ड्यू टू वैल्यूएशन एरर्स, लीगल एनफोर्सेबिलिटी इश्यूज, कोलैटरल वॉलेटिलिटी। लास्ट हम बात करते हैं मॉडल रिस्क के बारे में। ये रिस्क होता है जब क्वांटिटेटिव मॉडल्स जो पीडी, एलजीडी या ईएडी एस्टिमेट करते हैं और बताते हैं इनकरेक्ट है या मिसयूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, आउटडेटेड डेटा का यूज होना, ओवरफिटिंग या इनकरेक्ट एजम्पशंस ले लेना, IFRS 9 में माइक्रोइकोनॉमिक सिनेरियोज को ही इग्नोर कर देना। दिस एंड्स द समरी ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ रिस्क दैट एग्जिस्ट इन द क्रेडिट रिस्क। मैंने एक समरी टेबल प्रिपेयर किया है जिसमें हमारे पास कीवर्ड बेसिस पे हम जो है देख सकते हैं कि कितने टाइप ऑफ रिस्क हैं हमारे क्रेडिट रिस्क के अंदर, उनका कोर क्रेडिट रिस्क ड्राइवर क्या है और उनका की इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो, गो थ्रू दिस समरी टेबल एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। यहाँ पे सभी टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क कवर्ड हैं विद देयर कीवर्ड, सो दैट इंटरव्यू में आपको ये हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट रिस्क जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फेस करने पड़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को रिस्क मॉडलिंग हब। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं या अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हैं, डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।